हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से मॉब के घर का सीन दिखाया जाता है और जब मॉब उस रूम में जाता है तो वो देखते हैं यहाँ पे कुछ डेड बॉडीज पड़ी होती है। लेकिन डिम्पल यहाँ पे मॉब को शांत करने की कोशिश करता है क्योंकि आपको पता ही है यार, अगर मॉब रेज मोड में चला गया तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे डिम्पल यही कहता है कि मॉब मेरी आंखों में देखो देखो, चिंता मत करो, ये असली बॉडीज नहीं है, ये बस डमीज है। जरूर किसी एस्पर ने जानबूझ के ऐसा किया है तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए। तो मॉब डिम्पल से कहते हैं कि अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है, मतलब कौन सा ऐसा साइकिक होगा जिसके पास ऐसी पावर्स है डमीज बनाने की। हाँ, तो डिम्पल यहाँ पे मॉब को बनाने की कोशिश करता है और वो कहते हैं देखो यहाँ पे रह के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो जस्ट अभी यहाँ से निकले होंगे, हमें उन्हें ढूंढना होगा। तो यहाँ पे भाई मॉब अपनी एक स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करके पूरी सिटी को स्कैन कर लेता है कि उसके घर से इधर कौन गया था और वो कहते हैं कि मैंने उन्हें ढूंढ लिया। डिम्पल मन में कहते हैं क्या इसने एक नई पावर सीख ली है क्या, चलो फिर ठीक है मॉब चलो चलते हैं। तो मॉब यहाँ पे रोने लग जाता है और वो डिम्पल को थैंक यू कहता है उसे रेज मोड में जाने से रोकने के लिए। डिम्पल यही कहता है कि अभी हम रिलैक्स नहीं कर सकते, हमें जाके उन्हें ढूंढना होगा। तो मॉब यही कहता है कि हाँ मैं उन्हें ढूंढूंगा और वापस लेके आऊंगा तीनों को और फिर मैं उसको सबक सिखाऊंगा जिसने ये सब किया है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मॉब का ऑब्सेशन 100% टच हो चुका होता है। दूसरी ओर हमें उन बंदों का सीन दिखाया जाता है जिन्होंने मॉब के घर में आग लगाई होती है। ये बॉस यही कहता है कि ऑब्वियस सी बात है हमने वहां पे आग इसलिए लगाई जिससे कि वहां पे कोई सुराग न छूट जाए। तभी यहाँ पे मॉब सामने से आ जाता है और ये लोग डर जाते हैं और वो सोचते क्या भाई मीटियोर आ गया क्या। दूसरी ओर हमें हानाजावा का सीन दिखाया जाता है और वो जब इधर कपड़े उतार के अंदर जा रहा होता है तभी पीछे से एक साइकिक आता है और वो कहता है कि टेरुकी हानाजावा। तो यहाँ पे भाई हानाजावा उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है और वो कहते हैं क्या हानाजावा जो बंदा नीचे रहता है, लेकिन इतने में भाई वो एस्पर अपना टेलीकाइनेटिक एक्सप्लोजन करता है और यहाँ पे एक बहुत तगड़ा धमाका हो जाता है। दूसरी ओर हमें फिर से मॉब का सीन दिखाया जाता है और वो बॉस यही कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो हमारे टारगेट हो। तो ये दूसरा एस्पर कहता है ठीक है फिर तुम्हें हमारे बारे में पता कैसे चला, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हम तुम्हें मार डालेंगे। यहाँ पे उसके पास इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर होती है और वो मॉब के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉब को भाई उसकी ताकत से कोई घंटा फर्क पड़ नहीं रहा होता और उल्टा मॉब उसी की बैंड बजा देता है और वो कहता है कि बताओ मुझे तुम मेरी फैमिली को कहाँ लेके गए हो। तो वो एस्पर यही कहता है कि बेटा तुम मुझसे गलत पंगा ले रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो मॉब कहता है कि कभी और आना और इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कुछ है तो उसका इस्तेमाल करो, समझे, नहीं तो यहाँ से फूट जाओ। यहाँ पे मॉब उस एस्पर को उड़ा देता है और उसके बॉस से बात करता है कि मुझे बताओ कि क्या सीन है और तुम भी अपनी ताकत दिखाना चाहते हो तो दिखा दो। तो वो बॉस को गुस्सा आता है और वो ये कहता है अच्छा बेटा तुम मेरी पावर देखना चाहते हो, ठीक है अभी दिखाता हूँ तुमको। यहाँ पे वो मॉब के ऊपर अटैक करता है और वो कहता है कि मेरे पास साइकिक पावर्स है जिसकी मदद से मैं अपनी बॉडी के ऊपर एक बैरियर टाइप बना सकता हूँ और तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास भी ऐसी ही पावर है और तुम भी अपने पास एक बैरियर टाइप बना सकते हो। तो मॉब इतने में आता है और उस बॉस को पंच करता है और उसको जमीन टाइप में गाड़ देता है। मॉब कहता है कि अब मुझे वो पावर दिखाओ जिससे तुम वो डमीज बनाते हो और तुमने मेरे घर पे हमला क्यों किया, सब बताओ मुझे। यहाँ पे लोग भाई चिल्लाने लग जाते हैं कि यार ये बुढ़ा आदमी और एक बच्चा लड़ रहे हैं, भाई क्या चल रहा है दुनिया में। तो वो बॉस कहते हैं तुम गलत समझ रहे हो, हम जा ही रहे थे तुम्हारे घर पे हमला करने के लिए, लेकिन इतने में भाई वो बॉस बेहोश हो जाता है और मॉब और गुस्सा करता है और वो कहते हैं जागो जागो, तुम्हें किसने कहा बेहोश होने के लिए। तभी पीछे से वो एस्पर आता है और वो कहता है बेटा अब तो तुम गए, मैंने अपर एचलन को तुम्हारे बारे में बता दिया है और वो लोग यहाँ पे कभी भी आते ही होंगे और तुम्हारी तो बैंड बज चुकी है अब। और वो खुद ये बोल के भाई बेहोश हो जाता है। डिम्पल कहता है कि शीगेओ ये तो बहुत खतरनाक बात है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि और एस्पर्स इधर आ रहे हैं। तो मॉब यही कहता है कि नहीं चिंता वाली कोई बात नहीं है, अगर इनको नहीं पता था कि मेरी फैमिली कहाँ पे है तो जरूर उनको पता होगा, हम उनका वेट करेंगे। इधर डिम्पल देखते हैं कि भीड़ के पीछे से कोई छाता लेके आ रहा होता है बिना बारिश के। तभी यहाँ पे एक गाड़ी आके रुकती है जिसमें क्लॉ के 7 डिवीजन के मेंबर्स होते हैं, जो कि पहले 7 डिवीजन हुआ करता था। वो लोग भाई मॉब को अपने साथ लेके जाते हैं और मॉब इनसे अपनी फैमिली के बारे में पूछता है कि इनको मॉब की फैमिली के बारे में कुछ पता नहीं होता, जिसके बाद मॉब को गुस्सा आ जाता है और वो इनकी गाड़ी की बैंड बजा देता है और रोक देता है और मॉब कहता है कि मेरे को गाड़ी से नीचे उतारो। तो ये लोग कहते हैं कि अरे शांत हो जाओ, तुम्हारी फैमिली के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड्स और तुम्हारा मास्टर हमारे साथ है तो हमारे साथ चलो। तो मॉब कहता है अच्छा ऐसी बात है तो पहले बताते। यहाँ पे भाई मॉब गाड़ी उड़ा के सीधा इनके ठिकाने पे लेके जाता है और ये लोग जब इधर आते हैं तो मॉब देखता है कि इधर अवेकनिंग लैब के मेंबर्स, साथ ही साथ क्लॉ के 7 डिवीजन के मेंबर्स और रेगन भी होता है। इधर डिम्पल सारी के सारी सिचुएशन रेगन को बताता है और रेगन डिम्पल को साइड में लेके जाता है और वो डिम्पल से पूछता है कि मुझे बताओ तुम उस समय बहुत ज्यादा डर गए होगे, मुझे पता है, तो तुमने कहीं झूठ तो नहीं बोला मॉब से कि वो डमीज थी। तो डिम्पल कहता है देखो मुझे थोड़ा थोड़ा लगता है कि वो डमीज थी, ठीक है, इसलिए मैंने उसको बोला। तो रेगन यही कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें पता है ना अगर मॉब को पता चला कि तुमने उससे झूठ बोला है तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तो यहाँ पे रेगन मॉब के पास आता है और उसको दिलासा देता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैंने डिम्पल से बात किया और जो डिम्पल ने कहा वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी फैमिली बिल्कुल सेफ होगी। तो ये सुन के मॉब को राहत मिलती है और मॉब भाई बेहोश टाइप हो जाता है, जिसके बाद भाई मॉब की जो परसेंटेज होती है वो नीचे गिर के 2% पे आ जाती है। यहाँ पे ये लोग फिर अपनी बातें करते हैं और डिम्पल पूछते हैं कि अब बताओ कि मुझे चल क्या रहा है। तो ये क्लॉ के मेंबर्स बताते हैं कि पहले ये 7 डिवीजन की क्लॉ हुआ करते थे, लेकिन जब से मॉब और हानाजावा ने इनकी पूरी डिवीजन को तबाह करके रखा है उसके बाद से क्लॉ की नजरों में ये बहुत बेकार हो गए हैं, इसलिए क्लॉ के मेंबर्स हर साइकिक के ऊपर हमला कर रहे हैं क्योंकि वो इनको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि ये क्लॉ के स्कार्स है इसलिए इनको हराना इतना ज्यादा आसान नहीं है। अब क्योंकि इनको यहाँ पे एक लीडर की जरूरत थी इसलिए
इन्होंने रेगन को कांटेक्ट किया अपना मास्टर बनाने के लिए। यहाँ पे डिम्पल रेगन से पूछता है कि तुम्हारे ऊपर भी हमला हुआ, तो यार रेगन के ऊपर भी हमला हुआ होता है, लेकिन क्योंकि वो पॉपुलर हो गए इसलिए उसको आए दिन कई ऑफर्स आते रहते हैं और मीटिंग्स में जाना पड़ता है। जब वो अपनी मीटिंग से वापस आ रहा होता है तब वो देखता है कि भाई उसके फ्लोर पे आग लग चुकी होती है। दूसरी ओर ये बच्चे बात करते हैं कि भाई टेरुकी का क्या हुआ, हानाजावा ठीक है या नहीं। और तभी यहाँ पे टेरुकी आता है उस एस्पर को लेके जिस एस्पर ने भाई हानाजावा के ऊपर हमला किया होता है। ये लोग इसको टॉर्चर करते हैं और इससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ये उनका सामना करेंगे। दूसरी ओर हमें क्लॉ के फॉरेनर स्क्वाड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई जोसेफ और ऊडो होते हैं और ये लोग यही बात करते हैं कि भाई ये जापान में आ चुके हैं और यहाँ पे इनका काम है बेकार के साइकिस को तबाह करना और इस खेल में इनको काफी ज्यादा मजा भी आएगा। दूसरी ओर हमें क्लॉ के हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है और इधर क्लॉ का बॉस होता है जो कि होता है शो सुजुकी का पिता, जिसका नाम होता है टोइचिरो सुजुकी। और ये यहाँ पे जंग का ऐलान करता है और कहता है कि अब हम परछाइयों में नहीं छुपेंगे, हम लोगों को दिखा देंगे कि हम उनसे ऊपर है, हम साइकिक्स हैं और हमारे पास उनसे भी ज्यादा ताकतें हैं। ये कहता है कि तकरीबन 20 साल बाद आज उसके पास इतना पैसा और पावर आ चुकी है कि वो अब अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता है और पूरी दुनिया को दिखा देगा कि हम एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इनके पास एक अल्टीमेट 5 करके ग्रुप होता है जिसमें भाई सबसे कमाल के 5 साइकिक्स है टोइचिरो के। इनमें से एक होता है हातोरी। इसके पास ये पावर होती है कि भाई ये किसी भी टेक्नोलॉजी में घुस सकता है और उसके ऊपर हैकिंग कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी दुनिया के लाइव टीवी चैनल्स को कंट्रोल कर लेता है और यहाँ पे ये लाइव टेलीकास्ट शुरू कर देते हैं जिसमें टोइचिरो पूरी दुनिया को ऐलान करता है कि भाई हम साइकिक्स है और हम हैकिंग के अलावा भी बहुत चीजें कर सकते हैं, हमारे पास काफी कमाल की ताकत है और आगे चल के हम इस पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे अपनी साइकिक पावर्स की मदद से। हमारे खिलाफ जाने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है और हमारा पहला स्टेप होगा इस पूरी कंट्री को तबाह करना, नई दुनिया की शुरुआत करने के लिए। मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया। यहाँ पे टेलीकास्ट बंद हो जाता है और ये टेलीकास्ट हमें दिखाया जाता है कि शो सुजुकी भी देख रहा होता है और उसे अपने डैड पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसे काफी शर्मनाक फील हो रहा होता है कि ऐसा उसके डैड कैसे कर सकते हैं। वो यही कहता है कि रित्सु चलो फिर हमें हमारे डैड से आगे निकलना होगा। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि रित्सु सेफ होता है और रित्सु यही कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे को अपनी फैमिली का स्टेटस जानना है कि वो ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे सुजुकी दिखाता है कि उसकी फैमिली एक रेस्टोरेंट में होती है यार, आराम से मजे कर रही होती है। हमें यहाँ पे पहले का सीन दिखाया जाता है कि कैसे भाई सुजुकी इधर बेसिकली रित्सु को लेने के लिए आया था क्योंकि उसको पहले से पता चल गया था कि क्लॉ के मेंबर्स इधर सारे के सारे साइकिक्स पे हमला करने वाला है जो भी 7 डिवीजन के इंसिडेंट से रिलेटेड थे। और इसी वजह से सुजुकी ने उसके पेरेंट्स को एक लॉटरी टिकट दी थी और ये बोला था कि आप लोगों को एक वेकेशन का मौका मिला है जिससे कि वो इन सबको यहाँ से निकाल सके। और उसके बाद वो लोग वहाँ पे आए थे और उन्होंने आग लगा दी थी। तो बेसिकली सुजुकी ने यहाँ पे इन लोगों को बचाया ही है। रित्सु ये कहता है कि मेरे भाई का कॉल नहीं लग रहा है, हमें उसको ये सब कुछ बताना होगा, तुम्हें पता है ना। तो सुजुकी यही कहता है कि चिंता मत करो, मैंने उस दिन उसको देखा था तो मुझे ये पता है कि वो बेफालतू में तो हमला नहीं करेगा और वैसे मैंने ऐसा कुछ किया भी है तुम्हारे घर पे जिससे उसको गुस्सा आएगा। तो रित्सु कहता है कि क्या तुम क्या बोल रहे हो, अगर तुमने कुछ ऐसा किया है ना जिससे उसको गुस्सा आएगा तो तुम्हें उससे कोई नहीं बचा सकता, समझे। दूसरी ओर हमें फिर से क्लॉ का सीन दिखाया जाता है और इस अल्टीमेट 5 वाले ग्रुप में एक मेंबर होता है जिसका नाम होता है शिमाजाकी। टोइचिरो उसे ऑर्डर देता है कि हमें अब प्राइम मिनिस्टर को कैद में लेना होगा, तो जाओ और प्राइम मिनिस्टर को पकड़ के लाओ। तो यहाँ पे भाई शिमाजाकी एक इवेंट पे जाता है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच होती है और वो वहां जाके प्राइम मिनिस्टर को टेलीपोर्ट करके अपने साथ ले आता है। जिस जगह वो आता है हानाजावा को उस जगह के बारे में पता होता है और वो इनके ऊपर अटैक कर देता है और प्राइम मिनिस्टर को बचाने की कोशिश करता है। अब क्योंकि भाई हानाजावा भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है और ताकतवर भी हो चुका है, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी वो प्राइम मिनिस्टर को बचा नहीं पाता क्योंकि शिमाजाकी की टेलीपोर्टेशन एबिलिटी काफी ज्यादा खतरनाक और कमाल की है, जिस वजह से अंत में आके वो हार ही जाता है और शिमाजाकी प्राइम मिनिस्टर को यहाँ से ले जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।